अपनी बोली अपनी भाषा, अपनू रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 के साथ। तो महिला सशक्तिकरण क्या है, इसको हम एक परिप्रेक्ष्य में समझें और मुझे लगता है इसे समझने के लिए हमारे साथ आज जो शख्सियत हैं सुश्री रश्मि सिंह जी, उनसे हम जानेंगे उनका बृहद अनुभव और महिला सशक्तिकरण के अलग अलग आयाम क्या हैं। नमस्कार रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रेडियो गढ़वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इस अवसर के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद जी। ये जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे आपके साथ, तो उससे पहले रोचक ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपका परिचय एक प्रेरणा तो सबके लिए बन सकते हैं। तो कहाँ से आपने शुरू किया और आज जिस मुकाम पर हैं उसको बहुत शॉर्ट 1-2 मिनट में अगर बताएंगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे लगता है ऐसा मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ ऐसा होता होगा कि हमें खुद ही अपनी शक्तियों का, क्षमता का पता नहीं होता। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। बहुत सामान्य मैंने शिक्षा ली है ऋषिकेश से, जो मेरी जन्मस्थली है। और उसके बाद मैं कोटद्वार आई और कोटद्वार आने के बाद चीज़ें, परिस्थितियाँ बहुत बदली और मैं नगर पालिका का मैंने इलेक्शन लड़ा और जिसे मैंने जीता। मैं नगर पालिका अध्यक्ष रही 5 साल। और नगर पालिका अध्यक्ष रहने के दौरान ऐसा नहीं था कि मतलब कि मेरा पूरा राजनीतिक हो रहा, मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें करने और सोचने के लिए मिली। जैसे मुझे लगा कि हम क्या कर सकते हैं, महिलाओं के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फील्ड है, वहाँ पर आपके पास लिमिटेशंस है। सही बात है। तो जब हमें काम करने की बात आती है तो हमें कोई एक ऐसा फील्ड चाहिए जहाँ पर हम फ्री भी काम कर पाएँ, हम लोगों की वाकई मदद कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब महिला की बात आप कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप उन्हें किसी भी फील्ड में दे दीजिए, छोड़ दीजिए, वो उसमें अपना 100% देकर किसी भी मुकाम तक पहुँच सकती है, अगर उनमें वो डेडिकेशन है, अगर उनके अंदर वो डिसिप्लिन है। चलिए, बहुत अच्छा, आपने पूरा एक कैप्सूल ही हमें दे दिया है ना। जो आपने बताया, आपका एक बृहद अनुभव है ऋषिकेश की तरफ का जी। और उसके बाद आप पौड़ी गढ़वाल में और उसमें भी खास करके कोटद्वार में जो है कार्यरत रहे हैं जी। तो इसी जगह पर आपने बचपन भी बिताया, इसी जगह मीन्स उत्तराखंड को अगर हम कहें, और वहीं पर आप युवावस्था और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में भी एक पद पर रहे और अभी भी सामाजिक सरोकार से आपका ताल्लुक है। तो क्या अंतर आपको दिखता है महिला सशक्तिकरण आज से 15 साल पहले और आज की परिस्थिति, और आने वाले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं इसको? मैं अपने अनुभव से अगर कहूँ तो तब जब हम बचपन में थे तो ऐसे हमारे घर में तो खैर नहीं ऐसा माहौल था कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाए लड़का और लड़की में। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं जिन्होंने कभी ऐसा अंतर नहीं किया। लेकिन अगर हम अपनी रिश्तेदारी में देखें या फिर अपने मिलने जुलने वालों में देखें तो बहुत बार ऐसा था कि लड़कियों को एजुकेशन को लेकर उनके लिए कि उनके कम बजट पर उनको पढ़ाया जाए, या फिर कहीं बहुत अच्छी जॉब मिलने ऑफर होने के बाद भी उनको वहाँ नहीं भेजा गया कि दूर है या कुछ इस तरीके की चीज़ें थी। और अगर मैं आज की बात करूँ तो आज ये देखने के लिए नहीं होता। आज के पेरेंट्स अपने बेटा और बेटी दोनों को बिल्कुल इक्वल फ्रीडम भी देते हैं और पूरा सपोर्ट रहता है लड़कियों के प्रति भी। मैंने देखा है कि वो अच्छी शिक्षा लें और आगे बढ़ें। तो एक बहुत सुखद अनुभव मैं से कहूँगी कि पहले और आज भी जो मुझे सीधे सीधे देखने को मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा है आपने जो बताया पहले के पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स जेंडर में, यानी लड़के लड़की में जो भेद है वो काफ़ी कम होता हुआ आप इस तरफ बता रही हैं। और एक हद तक काफ़ी कम हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो गया है। ओके, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है, ये बताएं कि वो भेद क्या है। ये तो अच्छी बात होगी कि बहुत अच्छा हो रहा है, सब बदल रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर हम कहें घर की इकाई पर ही अगर हम देखें, घर में ही लड़का है और लड़की है, क्या खान पान में भी कुछ विभेद होता है? शिक्षा दूसरा आता है, फिर बाकी अवसरों की बात। देखिए, अब तो मुझे लगता है कि खान पान को नहीं है, शिक्षा लेकर आज भी है, आज भी शिक्षा को लेकर ऐसी चीजें हैं कि मतलब कि महंगे स्कूल में नहीं पढ़ाना है या क्या? जी हाँ, बच्चे लड़कियों को अपने हिंदी मीडियम में डाल दिया, बेटे को अपने इंग्लिश मीडियम में डाला है, उसे वो भी है। और उसके पीछे कुछ कारण, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते अपनी लड़कियों को बहुत दूर, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ही कारण हमारी लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर भी आता है। नहीं, ये सिक्योरिटी का क्या मतलब है? सिक्योरिटी का मतलब है कि आज आप देखेंगे, आज हम बात कर रहे हैं, महिला दिवस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट आपका चलेगा, आएगा, हो सकता है थोड़े दिन बाद आप इसी ब्रॉडकास्ट में किसी ऐसी महिला को लेके बैठे हो जो पीड़ित हो,
ठीक है, उसके साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई हो या कुछ भी हुआ हो, तो फिर महिला सशक्तिकरण और उन दोनों चीज़ों को आप रिलेट करें तो कहाँ महिला सशक्तिकरण है? लड़कियों को लेके अब डर इसलिए है क्योंकि उनकी, हमें लगता है कि कहीं बाहर जाएंगे उनके साथ कोई गलत चीज़ ना हो जाए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत सुधार की ज़रूरत है कि हर पेरेंट्स को, हर एक माता को अपने बच्चे को, अपने बेटे को, खास करके जो उसके घर में बेटा है, उसे ये समझाना चाहिए कि हमें किस तरह से लड़की की रिस्पेक्ट करनी है, अपने सोशल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको कैसे ठीक करना है। मुझे लगता है आज इक्वालिटी पर तो हम हैं, आज लड़कियों के पास भी उतने ही अधिकार हैं जितने पुरुष के पास है। वो सब कुछ बैंक में जॉब कर रही हैं, हम देश चला रहे हैं, हर चीज़ में हमारा पार्टिसिपेशन है, लेकिन वो रिगार्ड और रिस्पेक्ट हमें अभी मुझे लगता है कि नहीं मिल पाया। उसमें हमें गति देने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस दिन ये इक्वालिटी आ जाएगी तो उस दिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक महिला सशक्तिकरण सफल होगा। चलिए, सही है। सशक्तिकरण इस वर्ड में अगर हम देखें तो शक्ति भी आती है, यानी पावर। हाँ, तो जो आपने कहा कि सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, इसीलिए मत जाओ। लेकिन क्या ये नहीं कर सकते कि जो महिला है या युवती है उसे इन सब चीज़ों के लिए तैयार किया जाए? देखिए, लोग तो हर जगह वैसे ही होने वाले हैं, तो आपको कोई सिक्योर घर जैसा माहौल तो मिलेगा नहीं। सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रही हूँ। हम कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। आज देखो सब जगह महिलाएं हैं इसीलिए क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर महिलाएं नहीं है। लेकिन अगर हमने कहा जो ये डर है इसको हमें बिल्कुल खत्म करना है, तो हमें कहीं ना कहीं इस पे काम करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा ये जो इतनी सारी चीज़ें बच्चियों के साथ में हो रही हैं, ये सब चीज़ें ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। एक हमारा जो मानसिक रोग है, इस रोग की हमें इलाज करना पड़ेगा। चलिए, आप जो कह रहे हैं उसको अगर हम समझे तो शायद मैं भी एक पेरेंट की भूमिका में हूँ, आप भी होंगे, तो हाँ, एक कहीं डर तो रहता है, कुछ नुकसान ना हो, कुछ हर्ट ना हो जाए बच्चे। आए दिन सुनते भी हैं। हाँ, इसलिए हम डर वो आज भी इसीलिए है क्योंकि आप सुनते भी हैं। ओके। तो हमें डर लगता है कि कल कहीं होने वाली बच्ची कहीं हमारी ना हो। बिल्कुल, ये एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं, ये वाला एक भय रहता है। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि लड़के और लड़की में आज भी भेद हैं। उसमें आपने कहा कि भाई शिक्षा के लिए दूर ना भेजना, शिक्षा के लिए कमतर शिक्षा से भी चल जाएगा, या पढ़े लिख के क्या करेगी, ऐसे सवाल क्या आज भी इस तरफ के एरिया में आते हैं? बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म है, देखने में आती हैं। और उनका मेन कारण जो मैं मानती हूँ वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है रश्मि जी कि यही कहते हैं ना, जो लड़का ही हो, ये चाह शायद पढ़ी लिखी महिलाओं में ज़्यादा बलवती है। ऐसा क्यों? ज़्यादा स्ट्रांग है कि नहीं, लड़का होना चाहिए, हमारे चिराग, हमारे वंश को आगे ले जाना। इसमें ये सर्वे बताता है इस तरह का कि वो महिलाएं ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और ये कहने में भी बहुत वो नहीं है, ज़्यादातर जो आज महिलाओं की स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं महिला ही दोषी है। मतलब ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही भी दोषी नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं महिला भी दोषी है। हम अपने घर से अक्सर एक ऐसी हमारे घरों में अगर फंक्शन होता है, कुछ उत्सव होता है, तो तब की स्थिति देखें तो कैसा होता है कि गणेश जी जो हैं उसे तो दरवाजे पे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और घर का पूरा काम तो लक्ष्मी कर रही होती है। हाँ, तो परंपरागत रूप से ये चलता आ रहा है। ये मुझे लग रहा है कि ये हम पुरुषों की या उनकी लग्जरी है कि हम लोगों को इतना सपोर्ट जो है वो मिलता रहता है घर में, माँ के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में, तो हम लोग उसके आदी हो जाते हैं इस तरह से जी। तो पुरुषों की क्या भूमिका आपको लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण में है? क्योंकि बात करते हैं तो बहुत कंट्रास्ट भी हमारे आसपास होता है, लेकिन फिर भी हम क्या रोल अदा कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि हमारे माँ का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से बड़ा कर रहे हैं, चाहे वो बेटी है या बेटा है। आपका बेटा आपके पास रहेगा, आपकी बेटी ससुराल जाएगी। तो अगर आपने अपने बच्चे को अच्छे से संस्कार दिए हैं तो आज के टाइम में आप देखोगे बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे भी पुरुष हैं, ऐसा नहीं है कि, और कुछ बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो आते ही साथ ऑफिस से, आज आपने पूरे दिन क्या किया, आप क्या करते हो, घर में सिर्फ खाना ही तो बनाना है, मैं बाहर कमाता हूँ, ये टेंशन वो टेंशन। तो दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन डिपेंड वही है कि आपका ब्रॉटअप कैसे हुआ है, आपको किस तरीके से बड़ा किया हुआ है, आप क्या समझ पाए अपनी माँ की परेशानियों को, अपनी बहन की परेशानियों को। अगर आपने उनको समझ लिया तो मुझे लगता है आपके जीवन साथी जो है तो आप उसका साथ ही देंगे। बिल्कुल। तो अच्छा है, आपने थोड़ा कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि हम लोग भी सेंसिटिव नहीं आज हैं, ऐसा ना नहीं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि मैंने देखा है कि पुरुष भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि
एक पहले वाली मानसिकता आज नहीं है, बदली है। चलिए, आप तो काफ़ी ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी और वो साउंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें हमारे आसपास समाचार पत्र कभी भी उठा लीजिए तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि कई बार हमारे खुद के गाल पे थप्पड़ जैसा महसूस होता है कि हम इतनी बातें कर लेते हैं लेकिन वो परिवर्तन दिखता नहीं है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है। हमारे आसपास ही कुछ ऐसा हो जाता है तब ये चीज़ें सिर्फ अच्छी बातें होकर रह जाती हैं। अच्छा, इसमें मैं एक मुद्दा आपसे पूछ लूँ कि रेडियो गढ़वाणी जैसे प्लेटफॉर्म का आपको क्या रोल इसमें दिखता है, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, अगर क्योंकि आज देखिए रेडियो गढ़वाणी में अपनी ही अगर बात करूँ, मतलब मैं हर चीज़ को पहले अपने से रिलेट करती हूँ। तो अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो जब हम इससे पहले हम जाया करते थे तो हम अपने गाने लगा लिया करते थे, लेकिन जब हमारा ये रेडियो गढ़वाणी स्टार्ट हो गया तो हमने FM लगाना शुरू किया। तो उससे बहुत सारी चीज़ें, आप भले में कोटद्वार शहर में हम रह रहे हैं लेकिन हमारे को नहीं पता यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या एडवर्टाइज हो रहे हैं या फिर क्या चीज़ें, मतलब एक न्यूज़ जो है वो हमें नहीं मिल पाती। तो गढ़वाणी, रेडियो गढ़वाणी के जब हम चलाते हैं उसे तो हमें अपने आसपास की चीज़ों का पता चलता है। हो सकता है कि मैं अगर एक बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे वो चीज़ें बाहर से लेकर आ रही हूँ, पर एक एडवर्टाइज, मतलब गाड़ी में बैठे बैठे मुझे पता चल रहा है कि मेरे शहर में मुझे क्या क्या मिल रहा है, क्या समस्या है या फिर किसी को कोई ज़रूरत है। तो इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं और जो बहुत फ़ायदा भी करती है। तो मतलब एक रास्ता, मतलब ये गाइडेंस जैसी चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब वो डिपेंड करता है आप उसे लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, नहीं, अगेन वही डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करें कि जनसंचार का ये जो माध्यम है, लोकल स्तर पर अगर एक गुणवत्ता भरा सल्यूशन, समाधान हमें देता है तो ज़िंदगी जीना सरल हो जाता है। ऐसे ही ये जो सोशल मैसेजेस हैं इसको लोगों तक पहुंचाने में भी, क्योंकि लिसनर्स काफ़ी सारे हैं और उसके साथ ही यूट्यूब पर भी रेडियो गढ़वाणी जो है अपने वीडियोस डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं चेंज की शुरुआत वहाँ से भी हो सकती है। पारिवारिक इकाई पे हमने थोड़ा बहुत फोकस किया। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, जैसे ही समाज में आते हैं तो शैक्षणिक संस्थानों में जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में आपका क्या कमेंट है? महिला घर से भी अगर हम बात करें तो घर में भी अगर शौचालय नहीं होते थे और अब शौचालय है तो उससे जीवन में गुणवत्ता में कुछ फ़र्क आया है। इसी को एक्सटेंड करते हैं, स्कूल्स की तरफ देखते हैं, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयलेट। क्या सिर्फ इतना होना भी सशक्तिकरण की तरफ एक कदम कहलाएगा? हाँ, लेकिन ये मतलब सशक्तिकरण क्या, ये तो हमारी नीड ही थी, मतलब ये तो हमारा राइट ही था। बिल्कुल, मतलब ये हमें देर से मिला है। मतलब मैं इसे सशक्तिकरण में तो नहीं, मतलब मुझे लगता है कि किसी चीज़ में बहुत देरी से जो हमें मिली है, मैं उसे कहूँगी ये हमारा अधिकार था और ये होना भी चाहिए। आज भी हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये दिक्कतें हैं, टॉयलेट्स बना दिए गए हैं पर वो साफ़ सुथरे नहीं हैं, वो यूज़ करने लायक नहीं है, कई बार बच्चे बीमार होते हैं। तो इस तरफ ध्यान देने की आज भी ज़रूरत है। तो सही, आपने सही कहा कि हर चीज़ को सशक्तिकरण शब्द से मैं ना जोड़ूं, इट्स बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस, नीड है। बिल्कुल। तो ये जो आपने बात करी, चलिए स्कूल में शिक्षा में तो कोई विभेद है नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। ग्रामीण अंचल में आपका कोई अनुभव हो तो इक्वली ही ट्रीट होता है? बिल्कुल, मैंने कहा जहाँ पर कमी है वहाँ अवेयरनेस की वजह से है, वहाँ जागरूकता की कमी है। आज जो कमी है मुझे लगता है कि वो हमें अपने अधिकारों के बारे में कम पता है, तो उस वजह से कुछ कमी है। ओके, जैसे कौन कौन से अधिकार आप बताओ? नहीं पता है आपको तो पता होगा। मेरा मतलब है अधिकार से मेरा मतलब है हमारे को पढ़ने का अधिकार है स्कूल में। राइट टू एजुकेशन है ये हम लोगों का। बिल्कुल, मतलब मैं बहुत सिंपल बात कर रही हूँ, बहुत उसमें डीप नहीं जा रही हूँ। जो आप जैसे हम स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ पर सब चीज़ें इक्वल हैं पेरेंट्स के। अगर आप बहुत ग्रामीण में जाओ, अगर उसमें कह दें कि नहीं लड़कियाँ क्लास में नहीं पढ़ेंगी और ये कुछ स्कूल को ऑर्गेनाइज कर लें या कुछ कर लें, तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हम टीचर की साग सब्जी लाने के लिए नहीं भेज रहे हैं उसको। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें जो हैं, या फिर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई लड़की का पढ़ना कितना ज़रूरी है, ठीक है, शिक्षा कितनी ज़रूरी है। अगर उन्हें ये सारी चीज़ें पता है तो वो अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे और उस पर ध्यान भी देंगे। कई बार ये समस्या हो जाती है ना, लड़की काफ़ी पढ़ लिख गई तो ऐसे लड़के नहीं मिलते, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं। तो देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, बात जब हम करते हैं लड़का और लड़की की, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह पुरुष ही दोषी है। हाँ, नहीं, हम तो बहुत दोषी मान ही नहीं रहे हैं अपने आप को, सिर्फ एक परिस्थिति कह रहे हैं आपसे। दोषी है कई बारी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम महिला है या कुछ नहीं है, तो कभी वहाँ पर भी है। बिल्कुल, मैं ये तो लाइटर वेन में बात करी थी, लेकिन जो आप मुद्दा कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है जो अपने अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता जो है वो लाता है। अच्छा,
एक थोड़ा सा अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाएँ, एक जागरूक महिला या स्त्री और एक महिला जिसे अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, जी। उन दोनों को किस तरह से विजुअलाइज करेंगे, मतलब कैसे समझेंगे कि एक को पता नहीं है, एक को पता है, जिसको पता है वो सारे लाभ सुविधा लेकर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे उतने ही प्रतिभावान हैं लेकिन पता नहीं है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपने देखे अपने आसपास की? प्रतिभा तो बहुत है लेकिन पता नहीं है चीज़ों का, इसलिए दब के रह गई है। हाँ, कई बार होता है कि मतलब जैसे हमारे साथ ही बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, उनके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, वो काम कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पारिवारिक दबाव के कारण उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का भी टाइम नहीं है कि नहीं आप नहीं जा सकते हो कि घर में काम कौन करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं। अगर उसको ये पता चल जाए कि मैं काम कर सकती हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते हो, मतलब रोक ऐसा नहीं है कि हमें उसका घर खराब करना है। हाँ, मतलब आपके घर में काम करूंगी तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगी, और जब वो बाहर जाएगी तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर जो आएगा वो कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को भी देगी। सही। तो मतलब आने वाले घर की जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो एक महिला सशक्त होगी, जैसे अपने बारे में सब चीज़ें पता होंगी, तो वो आने वाली चीज़ों को भी ठीक करेगी। तो जागरूक महिला वही है मुझे लगता है जो अपनी बात को दूसरे को समझा पाए कि भाई ये मेरा अधिकार है और ये मुझे चाहिए, ये गलत नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हम कहीं ये नहीं कह रहे कि हमें रैली निकालनी है, नारा लगाना है घर में, बट एक माहौल ऐसा बने कि अगर दो पहिए हैं तो दोनों मतलब अगर आप काम कर सकते हो। हाँ। अगर मेरी काम करने की इच्छा है तो मैं भी काम करूँ, मुझे घर पर रह के काम करना है तो मैं घर पर रह के काम करूँ। और मुझे लगता है कि हर महिला में इतना टैलेंट है, वो चाहे उसे काम करना भी चाहिए, वो जिस भी लेवल पे काम करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इसको अगर इस तरह से मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखूं कि मातृ सत्तात्मक समाज जो है बेसिकली कई जगह पहाड़ों में ये रहा है कि जहाँ पे फीमेल लेड जो है फैमिलीज़ रही हैं वो, हाँ, और इवन अगर कुछ राज्यों की बात करें तो वहाँ पे तो जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले महिला को होता है, लड़कों को बाद में होता है। जैसे मणिपुर का है तो वहाँ पे क्या है, लड़की के नाम पे ज़मीन होगी, अगर जो शादी करके जिससे शादी होगी वो लड़का एक तरह से रिवर्स में डिपेंड होता है। तो ये मातृ सत्तात्मक की अलग एक पावर रहती है वहाँ पे ना। आप जो इतनी देर के संवाद में एक चीज़ लग रही है कि कुछ सटल चीज़ें हैं, कुछ ऐसे गुण और संस्कार जो है वो पहले से ही बच्चों में आने चाहिए। आई थिंक रश्मि जी वही कह रही हैं। वो संस्कार कहाँ से आएंगे? पारिवारिक इकाई से आएंगे। शिक्षा की अपनी एक भूमिका है, शिक्षकों की अपनी एक भूमिका है। और मैं हमारी जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो आप उस पर कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बना लीजिए, कितनी भी महंगी बिल्डिंग बना लीजिए, उसका फायदा नहीं है ना। आपकी फाउंडेशन को तो स्लीव को तो हमें मजबूत करना ही पड़ेगा। तो क्या वर्तमान में शिक्षा पद्धति को अगर हम लेते हैं तो उसमें कहीं ये प्रोविजन है कि हमारे बेस जो है वो मजबूत हो? शिक्षा पद्धति से मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, रटाए जा रहे हैं, मतलब बस उसमें हमें स्किल डेवलपमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। हमें बच्चे को सिखाना है, प्रैक्टिकली भी सिखाना है। अब हर बच्चा तो नहीं पढ़ सकता है ना कि अगर आप सोचें कि वो 95 लाए कुछ लाए और वो अच्छे कंपटीशन देके चला जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो उनके साथ कोई दिक्कत है या फिर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो हमें बच्चों को उसके लिए भी तैयार करना है। तो शिक्षा पद्धति में बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि हम स्किल डेवलपमेंट और ओरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो भी आनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी जो नई शिक्षा पद्धति आई उसमें पैटर्न भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, तो शायद ओवरऑल बच्चों के मेंटल मेकअप पे और उस पर काफ़ी असर डालेगा। हर महिला जो है, मैं भी देखता आया हूँ, मेरी 3 बहनें थी तो उनमें हुनर पहले से रहता है। अब आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं वहाँ पे महिला का जो हुनर है, उनके पास जो भी हुनर है उससे आमदनी कह लीजिए, आजीविका कह लीजिए, उसे अर्जित किया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि मैं थोड़ा सा और डिटेल दे दूं कि कई बार क्या है कि भाई नई स्किल सीखो, ऐसे बड़े सारे प्रोग्राम आते हैं। अब भाई कब तक सीखते रहेंगे? जो स्किल आती है उसी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके क्यों ना अर्थोपार्जन किया जाए। तो आपका क्या इसमें अनुभव है? और अनुभव के साथ साथ इतने सारे बहनें हमें सुन रही होंगी, युवतियाँ सुन रही होंगी कि भाई अपने एक स्किल को ही आप मास्टर करके आगे बढ़ो। ऐसा सही है कि नहीं? जो आए कार्यक्रम प्रशिक्षण है, चलो सीखने जाएं। आप क्या प्रेफर करें? जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा सबसे पहले कि हमारा इंटरेस्ट भी क्या है। कई बार दोनों चीज़ों में अंतर हो जाता है। हमारा इंटरेस्ट होता है लेकिन हमारा बजट नहीं होता। दोनों चीज़ों की ऐसे भी दिक्कतें आती हैं। तो अगर हमारा इंटरेस्ट है और हमारा बजट, दोनों चीज़ें हमारे अनुकूल हैं
तो मुझे लगता है कि आपको उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए और इतनी कमांड आपको उसमें ले लेनी चाहिए कि कैसी भी सिचुएशन में आए आप उस पर फाइट कर पाएँ। और अगर आप डेडिकेशन के साथ करोगे, आपने सोच लिया कि मुझे करना ही करना है, तो आपको सक्सेस 100% मिलेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। हम नई नई चीज़ों को ट्राई करें, उसके बजाय हम मेरी इच्छा है इसी काम को करने की है। जैसे मुझे हैंडीक्राफ्ट को करके मेरे को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और मुझे उस काम करने में मज़ा भी आता है और उसकी नई नई चीज़ें मैं सीखती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि एक पैटर्न सीख लिया, उसमें रोज़ नए नए चेंजेस हो रहे हैं, अपडेट रहना पड़ता है। तो आप उसका ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब आप अपनी चीज़ को, आज हमने माना टिफिन खाना बना रहे हैं, ठीक है ना, घर से खाना बनाना शुरू करा, ठीक है। खाना बनाते बनाते आपका खाना बहुत पॉपुलर हो गया, आपने रेस्टोरेंट खोल दिया, आपने उसकी और ब्रांचेस खोल दी, तो हमें उसको आगे लेकर जाना है। नहीं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर काम करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट आपने बताया कि देखिए बेसिक स्किल खाना बनाना तो आता है, बिल्कुल सबको आता है, तो उसी को अगर थोड़ा सा पॉलिश करके वो कर दें, हाँ, वो स्वाद लेकर आए, मिठाइयाँ कर लें, तो उसको भी मार्केट करने के आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हो गए हैं, ऑनलाइन भी है और ये सब है। इस तरह से आपके अंदर पेशेंस और डेडिकेशन और डिसिप्लिन, मतलब ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है कि अगर है तो आप कभी भी हार नहीं सकते। पेशेंस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। डिसिप्लिन होगा ना तो हार्ड वर्क आप अपने आप ही कर लोगे। बिल्कुल, इतने सारे मुद्दे अभी तक आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि सफलता की मास्टर क्लास जो है वो हो जाएगी हम जब तक ये चर्चा पूरी करेंगे। अच्छा, अब हम लोग थोड़े से इन सवालों की तरफ भी आते हैं कि वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे आसपास, ऐसे संस्थान हैं जो किसी को भी, लेकिन महिला स्पेसिफिकली अगर हम कहें, उन्हें मदद करने को उपलब्ध हैं, वो शायद बहुतों को नहीं पता है। मैं एक उदाहरण दूंगा, आप बाकी कनेक्ट करिएगा कि पर्सनल सिक्योरिटी की बात है। आपके साथ किसी ने बदसलूकी करी, आप दबंग हो, रसूखदार हो, तो आप उल्टा उन्हें तमाचा भी रसीद दोगे, लेकिन अगर वो परिस्थिति नहीं है तो कौन है जिससे गुहार लगाई जाए? मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं कि किससे शिकायत की जाए, या कौन है जो ऐसी सिचुएशन होती है कि आप सब कुछ कर लेते हैं, शिकायत भी कर देते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता इसका, और ऐसा आज भी है। ठीक है, मतलब केस टू केस डिपेंड करता है। केस टू केस डिपेंड भी, हाँ बिल्कुल करता है, सिचुएशन डिपेंड करती है। हो सकता है आप बिल्कुल सही हैं और उसके बाद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, किसी भी लेवल पर नहीं होगी। आज भी ऐसा है। तो इसमें अगेन सोल्यूशन तो यही है कि आप अगर खुद सशक्त हैं तो आपके साथ कुछ भी व्यवहार करने से पहले बंदा 10 बार सोचे कि हमें खुद उस लेवल तक अपने आपको खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, ये दूसरा डिसाइड नहीं करेगा कि क्या सही और क्या गलत है। आपको खुद पता होना चाहिए, आपको इतना खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर कोई नहीं भी सुन रहा है तो आप खड़े रहें, आप स्टैंड ले पाए। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। सही बात है। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है या वैसा ही है? क्योंकि अच्छा तो लगता है कि हम जिसे जानते हैं वो बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन कहीं मेल ईगो हर्ट होता है और उससे कुछ कंफ्यूजन आता है। ऐसे दृष्टांत भी हैं समाज में। आप शुरुआत जब करते हैं तो आप अच्छे रहते हैं, आपको लगता है कि बताने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जब वो चीज़ें लेवल थोड़ा बढ़ जाता है तो फिर लगने लगता है कि अच्छा मैं अब इसके नाम से जाना चाहूँगा। या परिवार को भी लगने लगता है कि कहीं चीज़ें डाउन चली गई हैं और कहीं अप चली गई हैं, तो वहाँ पर भी तो जो शक्ति का संतुलन परंपरागत रूप से है, उसमें अगर थोड़ा बदलाव आता है तो मुश्किल हो रही है। सब जगह पर नहीं होता, फिर ऐसा है। अच्छा, देखिए, किसी के पास सपने हैं, हिम्मत है, लेकिन रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए भी काफ़ी सरकारी विभाग भी हैं जो मदद करते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, पूंजी की आवश्यकता हो या कौशल विकास हो, तो वो भी सबके लिए उपलब्ध हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं कि अगर उद्यमिता में कुछ करना है। एसएचजी ग्रुप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, स्वयं सहायता समूह, मुझे लगता है, और उसकी अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, और अब नई डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, हम बात करें रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर की भी बात करें, तो वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इस मामले में। क्योंकि मैं खुद भी उसमें पार्टिसिपेट मैंने किया है और मैं अभी भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर तरीके की जानकारी दी जाती है। बिल्कुल।
आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसा है या नहीं, आपको कहाँ से फंडिंग हो सकती है, कहाँ से आप लोन ले सकते हो, आपको किसके पास जाना है जो आपको बिजनेस में मदद कर सकता है, आपका मार्केट कहाँ पर है, तो वो उस तरीके की मदद आपकी करते हैं और काफ़ी मार्गदर्शन मिलता है। बिल्कुल हर तरह की गाइडेंस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपको किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, लीगल क्या है, मतलब आपको कोई फेक नॉलेज तो नहीं दे रहा है, मतलब आप किसी भी उसमें तो नहीं हो रहे, इस तरीके की बहुत सारी जानकारी है। आपको वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से भी जोड़ती है। तो मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं भी, अगर आप काम करने के इच्छुक हैं, तो इस तरह के कई संस्थान आज हैं जो आपकी मदद करते हैं। तो श्रोताओं और दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मन में कुछ करने की चाह है आर्थिक रूप से, तो जैसे रश्मि जी ने बताया कि रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर एक बहुत ही अच्छा प्रयत्न है, जहाँ पर आप एक सपना लेकर जाएं, आपको वहाँ पे सारा मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन जो नेटवर्किंग है वहाँ पर, बिल्कुल एक वो बहुत मतलब वो आपको जोड़ती है, हाँ, अलग अलग जगहों से। बिल्कुल। खैर, अच्छा, एक महिला होने के नाते ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, इसको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगी? हमारे को बचपन से ही ये हमारे अंदर डाल दिया गया है, एक वायरस छोड़ देते हैं हमारे अंदर कि भैया आपको घर भी देखना है, आपको बाहर भी देखना है, और आपने सारी जिम्मेदारियां जो हैं मतलब वो निभानी है। आप जब बहन होते हो तो भाई की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है, फादर की भी जिम्मेदारी होती है, और अपने भाई बहनों मतलब सबकी जिम्मेदारी होती है। तो हम शुरू से ही मतलब इस तरीके से हम बड़े होते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल बन ही जाते हैं, हमें बना ही दिया जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो हमारे अंदर रहती ही आ जाता है, आती है, तो हम चीज़ों को लेके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा जो देखने का और सोचने का तरीका होता है वो इसी तरीके से हम सोचते हैं कि चीज़ों को हम कैसे व्यवस्थित कर सकें। बिल्कुल पार्ट ऑफ द लाइफ बन जाता है। और जैसे आप बता रहे थे कि सुबह से शाम तक के सारे कार्य पूरा करते अगर हुए मम्मी बाहर जा रही है, अगर भाई और बहन है, तो वो हमेशा बेटी को ही कहेगी कि भाई भाई को भी खिला देना, चाहे भाई बड़ा है या छोटा है, खाना दे देना टाइम से या कर लेना, तो उसको एक चीज़ अपने आप ही अंदर आ जाती है। और अगर आप शादी में हैं, तो उसके बाद अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो, तो घर में क्या बनना है, क्या आना है, सारी चीज़ें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होती है। और हम बिना शिकायत किए सबको करते भी हो, उसमें हम शिकायत भी नहीं करते कि नहीं हम ही क्यों करेंगे, ये मतलब हमारे अंदर है कि मुझे पता है कि घर का राशन कब आना है, बच्चे को स्कूल जाना है, उसका टेस्ट है, या जो सारी चीज़ें हैं वो हम करते हैं। नहीं, सही बात है। हमने कई बार देखा होगा, कुछ देवियों की मूर्तियाँ होती हैं, उनके 10-12 हाथ दिखाए जाते हैं। तो ये जितना आप बता रहे हो, हाँ, तो ये 10-12 हाथ एक सांकेतिक है, इतना सारी क्षमताएं जो है रहती हैं। अब आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि एक सशक्त महिलाओं का, एम्पावर्ड वुमेन का भी एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो हमें देखने को मिलता है। वो ग्रुप किसी भी मायने में पुरुष कह लीजिए या पुरुष सत्ता जो है, उसके शौक हैं, उसके जो भी खान पान, उसमें भी वो उससे पीछे नहीं है। तो क्या ये एक कंपटीशन हो रहा है कि नहीं, हम भी वहाँ तक पहुँच गए हैं, ये कहाँ लेके जा रहा है चीज़ों को, अगर आप समझ पा रहे हो? मुझे लगता है ये ईगो का प्रॉब्लम है। अच्छा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है। अगर आप जिम्मेदार हैं और सारी चीज़ें आपकी ठीक चल रही हैं, तो बोलिए। आप किसी को दिखाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप मतलब तुलना किस बात की तुलना है? अब बराबरी है या हम एक्सेप्ट कर लें, हमें क्यों बताना है किसी को? तो चलिए आपके इस पूरे विचार को कंक्लूड मैं अगर करूं, आप ये कह रही हैं कि आप कोई भी व्यक्तित्व हो, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, अगर अंदर से आप भरे हुए हो, तो आपको ये दिखावे और हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले खुद का ही स्वीकार अगर करेंगे तो दिखावे की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारी बातें हो गई। आप पहले एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आपने एक अनुभव लिया, और आज उद्यमिता और उसमें भी महिला उद्यमियों के विकास के लिए जो प्रयत्न हैं, उस पर कुछ आप प्रकाश डालिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष रही, और उस दौरान भी मैंने बहुत सारे अनुभव थे। तो मुझे शुरू से एक बात बहुत अट्रैक्ट करती है कि जो पॉलिथीन का था, एक अभियान मैंने चलाया भी था, मतलब हमारे नगर पालिका से हमने चलाया था, और बहुत सफल अभियान भी रहा वो, पॉलिथीन मुक्त अभियान। ओके। तो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है कि मतलब जहाँ पर हम रहें वहाँ चीज़ें साफ़ सुथरी हों, अच्छी हों, और हम जिस समाज में रह रहे हैं वो एकदम साफ़ सुथरा हो। तो वहीं से जब काम करा तो एक थॉट था, और फिर जब नगर
का कार्यकाल पूरा हो गया, तो वो एक थॉट जो था, तो वो उसके बाद काम करते करते जब हमने काम शुरू करा, सारा क्राफ्ट जो भी फॉर्म उसमें जब हमने काम शुरू करा, तो कहीं ना कहीं वो एक थॉट था, तो वो उसको वहाँ पर भी आ गया। ठीक है। हम हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, बैम्बू और जूट में काम करते हैं। तो हम शुरू से ही कहा रहा है कि आप ये पॉलिथीन का कम यूज़ करो और जूट्स बैग का या फिर कपड़े के थैले का या किसी का भी उसी तरीके का प्रयोग करो। तो एक थॉट था। अब आप देखिए कि जब हमने अपना काम शुरू करा, तो हमने बास्केट बनाई, बैम्बू की एक हाफ बास्केट बनाई, सिंपल स्टार्ट कर रहे थे। जब हमने स्टार्ट करा तो एक इतना ही बड़ा मेरे ख्याल से कमरा होगा, जहाँ से हमने किराए पे ही था वो, वहाँ से स्टार्ट किया। तो वहाँ पर आप या तो सामान ही रख लो या फिर एम्प्लॉय को बैठा लो, इतनी जगह होती है। अच्छा। वहाँ से एक बास्केट बनाई, वो बास्केट लोगों को बहुत पसंद आई। और ऐसा नहीं है कि लोग पसंद नहीं करते, लोग पसंद करते हैं, लेकिन हमारी आदत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उनको बदल नहीं पाते हैं। पसंद सबको आता है, चाहते सब वही है, पर वो बस कि हम अपनी आदत कब बदलेंगे। अच्छा। वहाँ से स्टार्ट किया और वो बास्केट बहुत पसंद आई, और मेरे ख्याल से हमने पहले ही ऑर्डर 500 बास्केट कर दिया वो वाला। ओके। उस बास्केट से आज हम कम से कम 100 से भी ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट के हम अपने प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। अच्छा। और हम बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट लाइन आपकी काफ़ी बड़ी हो गई। यहाँ जी। पर जो आप वस्तु बात कर रहे हैं उसे हम इको फ्रेंडली कह सकते हैं। आप बांस का उपयोग करते हैं, आप जूट का उपयोग करते कपड़े हैं, तो इस तरफ बांस की उपलब्धता तो है, काफ़ी कुछ है, और उसका अगर कलात्मक उपयोग होता है, क्योंकि आप मैंने कहा ना, जैसे नगर पालिका के कार्य के दौरान आपका जो दायरा होता है वो बड़ा हो जाता है। आप घर में रहने वाले से जब आप बाहर निकलकर एक नगर पालिका का अच्छा खासा दायरा होता है, तो आप आसपास की चीज़ों को देख पाते हो, समझ पाते हो, वहाँ की समस्याओं को समझ पाते हो कि यहाँ पर ये में क्या चीज़ मिल सकती है। जैसे सेलू हमने डोर मैट्स बनाए, हमने विबल का बहुत काम किया होम डेकोर में उसमें, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत अच्छी मात्रा में मिल रहा था और पहाड़ के लोगों को भी काम मिल रहा है। सही बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर पहाड़ के लोगों को भी काम मिलता है तो वो क्या करेंगे कि वो चीज़ उगाएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पूरा पर्यावरण पुनर्जीवित भी कर रहे हैं, उसे क्राफ्ट भी हो रही है, इनकम भी हो रही है, तो एक अच्छा खासा सोशल कॉज जो है, जैसे हाँ, जो यूजलेस चीज़ थी आज वो बहुत काम आ रही है। ठीक है, जो इस्तेमाल नहीं होती थी, ये है। लेकिन एक चीज़ है ना, क्राफ्ट में आपका जो काम करने का तरीका क्या है? आप लोगों से, आर्टिजन से करवा रहे हैं कि या फैक्ट्री मोड पे काम हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ खुद से मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, मतलब उसमें हाँ, जो कारीगर हैं वो तो आते होंगे ना, और हम लोगों ने एम्प्लॉय करते होंगे, उससे आजीविका मिलती है उस और उसके हिसाब बाद से। हम टाइम टू टाइम मतलब अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग भी कराते रहते हैं। अच्छा, तो वो सिर्फ आपके ही साथ जुड़े लोग या नहीं? लगता है कि भाई अगर कहीं पे लग रहा है कि भाई थैली सैंड में ज़रूरत है, वहाँ पे एक ग्रुप है, जैसे अगर सिखाया जाए तो हमारे लिए अच्छा बैक एंड सपोर्ट कर सकता है, प्रोड्यूसर बन सकता है, उनको भी कुछ आप सिखा रहे हैं ऐसे? अभी जहाँ पर हमें मौका मिलता है, अगर ट्रेनिंग कराने का, कुछ लोग सीखना चाहते हैं तो हम ट्रेनिंग भी कराते हैं। ओके। स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन है, ऐसे संबंध है? अच्छा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जैसे ऑर्डर बहुत बड़ा हुआ या फिर दिक्कत होती है, तो हम उन लोगों को भी काम दे देते हैं, तो वो लोग हमारे लिए भी काम करते हैं। और ऐसे कई बार ही होता है कि हमने बहुत सारी जैसे लोग उनको मशीनें घर पर ही दे रखी हैं, जैसे जूट से बैग बनने का होता है, तो वो आ नहीं सकती, जैसे आने जाने में दिक्कत होती है, तो उन्हें वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं, वो वहीं से उनसे काम ले लेते हैं। चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं हैंडीक्राफ्ट की। मेहनत भी लगती है। महंगी ऐसा भी नहीं है। आप मतलब अगर आप उसको देखेंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि इतना महंगा है। बिल्कुल, यही मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि ये सोच है, महंगा है। अगर शर्ट का बटन भी टाँकना हो तो मुझसे तो बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाता है, लेकिन एक व्यक्ति पूरे दिन बैठकर एक चीज़ बना रहा है। हैंडीक्राफ्ट की एक वैल्यू है, मुझे लगता है ये हमारी विरासत है। तो अगर कोई भी चीज़ विरासत में है या फिर तो मुझे लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप बहुत जब अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा आपको कुछ चाहिए, तो वो हैंडीक्राफ्ट ही होगा। आप कपड़े पे आ जाइए, आप एम्ब्रॉयडरी पे आ जाइए, आप किसी भी चीज़ पे आ जाइए। आप रोज़ रेस्टोरेंट का खाना खा लीजिए, आपको लगेगा कि मुझे घर का ही खाना खाना है। ग्रेट। जब आपको अच्छा कुछ चाहिए तो मुझे लगता है कि वो हैंडीक्राफ्ट ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस मौके पर आपका बहनों के लिए, महिलाओं के लिए क्या संदेश है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरा सभी अपनी बहनों से यही संदेश है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करें। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आप उसमें इतने सशक्त हो जाएं कि आप आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर पाएँ और अपने आप को सशक्त बना पाएँ, आत्मनिर्भर बना पाएँ, और किसी भी आने वाली
परिस्थिति में आप डगमगाएं नहीं, आप आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाएं और अपने परिवार को साथ में लेकर चलें। तो ये लंबी चर्चा हमने रश्मि जी के साथ करी। बहुत सारा मान है, सम्मान है, कहा भी जाता है यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवा। अगर उल्टा हो गया तो सीधा कर लीजिएगा इसे। तो वही संदेश हमें मिला है और एक सारांश अगर समझ लें तो सबसे पहले स्वयं पर आत्मविश्वास, और इसकी शुरुआत होती है पारिवारिक इकाई से। और सबसे ज़रूरी है कि जिस तरह से पूरा समय बदल रहा है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम पुरुषवादी जो सोच है, जो लग्जरी और कंफर्ट हम जिया करते थे, उसमें थोड़ा सा बदलाव हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा। और रश्मि जी बहुत विनम्र रही कि कह रही हैं कि काफ़ी बदलाव हम लोगों में भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए संदेश आपकी तरफ से आ चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि आपने जितनी लंबी यात्रा को इतने शॉर्ट टाइम में बताया है, कईयों के लिए प्रेरणा बनेगी। और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी बहुत सारी जो है रश्मि हमारे समाज में देखेंगे जो इस तरह से सशक्त हैं, आगे बढ़ी हैं। अभी भी हैं बिल्कुल, बस आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। यही बात सिर्फ जाकर वहीं पे अटकती है, पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी की। तो चाहे वो ऐसे लोग हो उन तक हमारी पहुंच, या मदद करने के लिए जो तत्पर हैं ऐसे संस्थान, उन तक लोगों की पहुंच, बहनों की पहुंच, जहां पे हम ये कह सकें इस शब्द को कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है हमारे समाज में। अपना कीमती समय देने के लिए रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः सब मेरी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।